तो देखिए आज हम बात करेंगे कि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसे आपने जाना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना है। देखिए यहाँ से आपके श्योर एंड शॉर्ट होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के अंदर में देखने को जरूर मिलेंगे। और ये इंटेंशनली ही मैं कहूँ कि ये चैप्टर जो था ये मैंने आप लोगों के लास्ट टाइम के लिए रखा हुआ था। काफ़ी बार आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया था कि इसको आप जल्दी से इसका लेक्चर बना दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमारे पास में क्या है 2-3 क्वेश्चन हमारे पास में कंफर्म आएंगे। और यहाँ पर जो मेन जो चीज़ रहेगी वो आपके लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है वहाँ पे इसको जल्दी ग्रेस्प कर पाओगे। मैं पहले इसको पढ़ाने लगता तो आपको पूरी थ्योरी मुझे पढ़ानी पड़ती। अब मैं मेन आप लोगों को वो बातें यहाँ पर बताऊंगा जिससे आपकी क्वेश्चन ईजिली यहाँ पर बन जाए। तो क्या वहाँ पर ये कंसेप्ट रहेंगे उसके बारे में अभी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ साथ में इसके 3-4 हम न्यूमेरिकल्स भी साथ में सोल्व करेंगे। क्या इसके लॉस थे जो स्पेशल थ्योरी को लेकर आए हुए थे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों के सीधे छोटी सी क्लास में ये सारा कंसेप्ट आप लोग के वन शॉट में फीड करते हैं आपके माइंड के अंदर में। तो चलिए मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों के साथ में जो इसके लॉस थे उनके बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन पहले उससे पहले देख लेता हूं मैं आप लोगों के साथ, जिसमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, यानी कि जो स्पेशल रिलेटिविटी की हमारे पास में थ्योरी है उसमें कहा गया कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो उसमें मास किस पे डिपेंड करता है ये चीज वहां पर पूछी गई थी। तो देखो हमारे पास में जब रिलेटिविटी की बात करते हैं तो रिलेटिविटी के लिए हमारे पास में 3 लॉज यहां पर बेसिकली पूछे जाते हैं। 3 से 4 लॉज उन्होंने कहे थे। तो पहला लॉ कहता है कि जितने भी हमारे लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वो हमारे पास में सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम रहते हैं जब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती है। यानी कि आप ये कहो कि भाई मैं यहां पर अर्थ पर बैठा हुआ हूं और यहां पर मेरी पोजीशन है, मैं इस अर्थ के रिस्पेक्ट में नो डाउट यहां पर मैं इसके साथ साथ में रिवॉल्व कर रहा हूं, ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, यानी कि अपनी कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करती जा रही है। आप लोगों को स्पीड ऑफ अर्थ पता होगा, तो वहां से हमारे पास में कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि वहां पर कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में फोर्सेस के लॉ होते हैं, या हम बात करें कि जितने हमारे फिजिक्स के लॉज होते हैं, जैसे मैं फोर्स की बात करूं आप लोगों के साथ में, सिंपल सा मास इनटू एक्सेलेरेशन, वो यहां पर एप्लीकेबल होता है। तब कब एप्लीकेबल होता है? जब बॉडी हमारी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती। तो ये लॉ हमारे यहां पर आ गया। दूसरा इन्होंने कहा कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर मोशन। बात ये कहें कि अगर मान लो मेरे पास में वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब है कि कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है, कोई भी इसके अंदर में मीडियम नहीं है, तो वहां पर जो लाइट मूव कर रही है और यहां पर आप ऑब्जर्वर हैं, तो ये आप मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे ये चीजें डिपेंड नहीं करती हैं। वो केवल बात करती हैं कि उसकी जो स्पीड बनी होती है वो उसी कांस्टेंट स्पीड से अपने पास में मूव करती रहती है, किसी भी ऑब्जर्वर के मोशन पर वो डिपेंड नहीं करती है। तीसरी मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि हमारे पास में जो मास होता है ना, वो अगर हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना शुरू कर दे, या हम बात करें कि 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर, इससे ग्रेटर देन अगर स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है, तो हम ये कहते हैं कि उसका मास जो होता है वो वहां पर क्या होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर में हमारा मास जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अब वो चेंज कितना होगा उसके बारे में हमारे पास में 4 फॉर्मूलेज होंगे, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, उनको एक एक करके, और सभी का कंसेप्ट एक ही रहेगा उसके अंदर में। एंड द मोस्ट अमेजिंग आइडिया इज द परसेप्शन टाइम विल चेंज विद एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये चीजें आप लोगों को ध्यान रहे या नहीं रहे, लेकिन यहां पर जो हमारे पास में देखने लायक चीज थी वो सिर्फ ये कहा गया था कि यहां पर जो किसी बॉडी का मास है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। यानी कि हम बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर बॉडी हमारा मूव करना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि उसके मास के अंदर में चेंज आना शुरू हो गया। तो ये उसके लॉज आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में, और न्यूमेरिकल भी इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले। अब देखो इसके अंदर में जो 4 फॉर्मूलेज मैं आप लोगों से बात कर रहा था वो कौन कौन से फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जब भी आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पहली चीज उसके अंदर में लेंथ को लेकर आप लोगों के पास में मिलेंगे। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे या उससे ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर दे, ज्यादा स्पीड से तो कर नहीं सकता क्योंकि वहां पर हमारे पास में पॉसिबल कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें कि 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दे तो उसकी लेंथ के अंदर में चेंज आएगा। अब लेंथ के अंदर में चेंज क्या आएगा, ये इसकी डिटेल वर्जन पे नहीं जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं पे बात कर रहा हूं मैं। तो मान लो मेरे पास में ये लेंथ है, इसको हमने लेंथ को एल नोट मान लेते हैं। क्या मानेंगे हमेशा इसको एल नोट मानते हैं, यानी कि ओरिजिनल जो इसकी डिस्टेंस है, ओरिजिनल इसकी लेंथ है। अब जब ये इसके अंदर में आएगा तो इसकी लेंथ जो होगी, इसके अंदर में लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। अब कितनी इंक्रीज होगी और कितनी इसके अंदर में डिक्रीज होगी या कितना इसके अंदर में चेंज आएगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, लेंथ के लिए हमारे पास में होता है कि जो आपके पास में लेंथ थी यानी कि एल नोट हमारे पास में आएगी, तो एल नोट
ये कहो कि L मेरे पास में इसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो आपको एक फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर में 1, सॉरी यहां पर लेंथ जो होगी मेरे पास में वो कम हो जाएगी। फिर से ध्यान दीजिए इसको कि अगर मान लो मेरे पास में लेंथ जो है वो L है, L नोट है, तो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के आसपास से मूव करना शुरू कर दे, यानी कि 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दे, तो इसकी लेंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। और ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन चेंज हो रहा होगा। यानी कि हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, 3 कोऑर्डिनेट है। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उसका वही वैल्यू चेंज होगा। मान लो मेरे पास में एक स्क्वायर इस तरह का मैंने बना दिया और मैं कहूं कि इसका कौन सा चेंज होगा, तो ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा केवल और केवल इस एक्स डायरेक्शन वाले में आएगा, बाकी के अंदर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये अगर ए है, ये मेरे पास में ए है, तो ये तो डिस्टेंस अभी भी मेरे पास में लेंथ क्या है इसकी ए रहेगी, लेकिन विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ए डैश हो जाएगी। तो और दूसरा मैं कहूं कि अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा होता, तो ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा होता तो ये कुछ इस तरह का हो जाता भाई। यहां पर मेरे पास में क्या होने वाली थी, ये तो ए रहता, और ये जो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ये मेरे पास में ये ए डैश हो जाती, ऊपर की डायरेक्शन में अगर मोशन चल रहा है तो। चलो अब ये कैसे हम निकालते हैं, तो 4 फॉर्मूलाज आप ध्यान रख लो। लेंथ के लिए हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि एल मेरा जो निकल के आएगा लेंथ विल बी इक्वल टू एल नोट। एल नोट का मतलब है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी, और इसके अंदर में एक फैक्टर आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस V बाई सी। यही फैक्टर आप लोग को ध्यान रखना है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बस इसी का खेल है, जो अंदर लिखा है ना मैंने, 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर आप लोग को ध्यान रखना है। इसके ऊपर में पूरा क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो लेंथ के अंदर में जो लेंथ का जो हमारे पास में चेंज आएगा वो आपको इस डायरेक्शन में इस तरह से देना पड़ेगा। अब बात करें कि अगर वो 10 की पावर 6 से मूव कर रहा है तो उसके मास के अंदर में भी चेंज आएगा। अब मास के अंदर में आप लोगों को चेंज जो निकालना होगा, तो वही चीज मैं बात करूं कि एम नोट मैं उसका ओरिजिनल मास मान लूं, और एम में जो उसका नया मास बनेगा, तो वो आप देखोगे कि m जो मेरा नया मास बनेगा और m नोट, तो इसके अंदर में मास जो होगा इसके अंदर में ये फैक्टर कहां पर आने वाला है, ये हमेशा इसके डिनोमिनेटर में आएगा। v क्या भाई, जिस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड से हमने बॉडी को मूव करवा दिया, और c क्या है मेरे पास में, c स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो यहां पर आप लिखोगे 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, या फिर आप लोग कहीं पर बुक में इस तरह से भी देखते होगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और पूरे का होल अंडर रूट भी आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर में। तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास में ये बन गया। क्या था मेरे पास में, पहला फॉर्मूला लेंथ का था और दूसरा मेरे पास में मास का बन गया। तो ये 2 फॉर्मूलाज हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब मैं तीसरा मैं बात करता हूं टाइम को लेके। तो टाइम के अंदर में भी हमारे पास में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। आप लोग क्यों आता है, क्या थ्योरी है इसके पीछे, इतना डिटेल में आपको पीएचडी नहीं करनी इसके अंदर में, सीधा फॉर्मूला रखो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला रखने से यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई जो नया टाइम आएगा टी, ओरिजिनल जो टाइम मेरे को लग रहा था वो ये हो गया टी नोट, और नीचे यही फैक्टर आप लोग को क्या कर देना है, वी सी का होल स्क्वायर, और इसका पूरे को क्या कर दूंगा मैं, रूट यहां पर मैं डिफाइन कर दूंगा। तो 3 फॉर्मूलाज यहां पर मेरे पास में हो गए। अब चौथा जो फॉर्मूला आता है, जो आपके पिछली बार एग्जाम के अंदर में भी आया था, एटीसी के एग्जाम के अंदर में भी आया था, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आता है, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, 3 फॉर्मूलाज आप लोग को ध्यान हो गए। लेंथ के अंदर में हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मास के अंदर में और टाइम के अंदर में हमेशा वो फैक्टर कहां पर आने वाला है, उसके नीचे आने वाला है। चलो भाई अब बात कर लेता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी को लेके। इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर में कितना चेंज आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जब भी हमें चेंज निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना भाई, जिसको हम हमेशा प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर। अब एम क्या मेरे पास में, ये रेस्ट मास होता है, और इसके अंदर में फैक्टर क्या करना है मेरे को, इसके अंदर में आप लोग को वही फैक्टर यहां पर करना है, 1 माइनस में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, वही चीज यहां पर आएगी, और इस पूरे का रूट, और माइनस में आपको क्या करना है, 1 करना है। तो ये मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी यहां से निकलकर आप लोगों के पास में आ जाएगी। अब ये कैसे हमारे पास में आएगी, ये हमारे पास में रेस्ट मास की, ये अगर इसको कंप्लीट को बोलोगे एम नोट सी स्क्वायर, तो मेरे पास में रेस्ट मास एनर्जी होती है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर में गिवन होती है। फिर आपको क्या करना है, किस स्पीड से मूव करना है, सिर्फ v की वैल्यू रखनी है, और ऑटोमेटिकली आप लोग के पास में काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। चलिए एक तीसरा, चौथा, पांचों फॉर्मूला मेरे पास में क्या बनता है, पांचों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर में आप लोग को यह बोल दिया जाता है कि एक मेरे पास में रेफरेंस है, और रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मेरी बॉडी जो मूव कर रही होगी, और एक दूसरा रेफरेंस आप लोग को दे देगा, उसके रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, उसके लेकर आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो कैसे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, चलिए उसका मैं फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर डायरेक्ट बता देता हूं। एक ही फॉर्मूला उसका आप लोगों को बार बार यूज करना पड़ेगा, 2 रेफरेंसेस आप लोगों को जब गिवन होते हैं तो। अब उसके अंदर मैं पूछता क्या, देखो मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं कि मान लो मेरे पास में ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा मैंने कहा कि एक दूसरा पर्सन है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। ये मान लो मैंने मून का मान लिया कि मून की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या फिर मैं कहूं कि इसके अंदर में प्लेन जो मूव कर रहा होगा उसकी रेफरेंस है। तो मैंने यहां पर कहा कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट में इसके अंदर में यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
यानी कि अगर मैं इसको एस डैश फ्रेम मान लूं और इसको एस मान लूं, तो ये इसके रिस्पेक्ट में यू से कर रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप मेरे को, और ये दूसरा जो है ये वी वेलोसिटी से इसकी फ्रेम जो है मूव कर रही होगी, तो हमसे ये पूछेगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बड़ा इजी है इसके अंदर में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर इसके रेफरेंस में आप लोगों से पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं कि u दैट विल बी इक्वल टू u डैश, यानी कि इसकी जो स्पीड रही होगी, या फिर इसको u डैश मान लो, इसके इस दूसरे पैरामीटर के अंदर में, दूसरे इसके अंदर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में चल रहा है तो u डैश मान लोगे, और इसके अंदर में v मानोगे किसकी वेलोसिटी, जो यहां पर हमारा पास में फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट मूव कर रही है, जो हमारे पास में रिलेटिवली किसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर मान लो ये मेरे पास में जो प्लेन होगा वो किस रेफरेंस से किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मेरे पास में, और डिवाइडेड में आपको क्या करना है, इन दोनों की जो वेलोसिटीज आप लोग को गिवन है u v डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आपको कर देना है, यहां पर प्लस आ जाएगा। यहां पर ध्यान रखना कि कोई भी अंडर रूट का फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं होगा, केवल और केवल क्या होने वाला है, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों की जो वेलोसिटीज होंगी उनको मल्टीप्लाई करना है, नीचे उनका 1 प्लस में u v डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आप लोग को कर देना। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ी अप्रोच इसके साथ में समझ में आने वाली है। अब कैसे करना है क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में अटेम्प्ट कर चुका हूं जिसमें लॉज वाले बात करी थी कि भाई किसके ऊपर में डिपेंड करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन था, किसी ने मेरे पास में सेंड किया, भाई उसी को मैं यहां पर आप लोगों के साथ में दिखाने की कोशिश करूंगा। द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए मीजोन, यानी कि यहां पर बात आ गई कि मेरे पास में टाइम, लाइफ टाइम से बात कर रहा है, यानी कि टाइम वाला कहीं ना कहीं मुझे इसका यूज करना पड़ेगा फैक्टर। इज इन इट्स ऑन फ्रेम रेफरेंस इज 26 नैनो सेकेंड, यानी कि कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, क्वेश्चन अप्रोच समझो इसको, कि उसकी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, उसके अंदर में उसकी जो मीन टाइम है यानी उसका एवरेज टाइम है वो 26 नैनो सेकंड है। चलो भाई बहुत अच्छी बात होगी, यानी कि मुझे यहां से टी नोट मिल गया भाई, इसका कितना 26 नैनो सेकंड इसका मिल गया। चलो भाई, इफ द मेजोन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 0.95, अब ये कह दिया कि मेजोन जो है वो स्पीड दे दी मेरे को कि वो यहां पर मूव कर रहा है कितना 0.95 सी से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के 0.95 पैरामीटर से मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी कि मेरे को वेलोसिटी मिल गई भाई इसकी, किसके रिस्पेक्ट में मिली है, दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, इसके रिस्पेक्ट में मुझे ये मिल गई अर्थ के रिस्पेक्ट में, किसकी वेलोसिटी 0.95 सी है। व्हाट इज द लाइफ टाइम मेजर बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, तो ये पूछ रहा है कि यहां पर उसको कितना टाइम उसका मेजर होगा, क्योंकि रेफरेंस यहां पर चेंज हो गई है तो उसके अंदर में मूव कर रहा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे यहां पर उसका चेंज बताना है कि कितना उसके अंदर में चेंज आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसकी अप्रोच लेंगे यहां पर हम। तो मेरे को अब ये बताओ आप लोग कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करना चाहिए मेरे को। बिल्कुल आपने सही समझा होगा कि यहां पर हमें यूज करना है फॉर्मूला जो हमारे टाइम के लिए आता है। टाइम के लिए क्या यूज करना पड़ेगा मेरे को, टाइम के लिए देख लेते हैं भाई। तो टाइम का आप लोगों को जानकारी होगी कि टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम को निकालने के लिए ये मान लो मेरे पास में टी है जो नया निकालना है मेरे को, टी नोट मेरे पास में जो टी कैपिटल टी से लिखो है स्मॉल टी से लिखो, चलो सभी को स्मॉल टी से लिख लेते हैं। टी नोट मेरे पास में ओरिजिनल टाइम था, और डिवाइडेड बाई मुझे क्या करना है 1 माइनस में वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इस पूरे का रूट लेना है, ये ले लिया भाई मैंने। अब क्या रह गया इसके अंदर में, कुछ भी तो नहीं भाई। टी नोट की वैल्यू रखो, कितनी थी मेरे पास में टी नोट की वैल्यू, जल्दी बताओ। बिल्कुल 26 थी मेरे पास में, ऊपर जाके अपने क्वेश्चंस को देखो, और नीचे मेरे पास में क्या होगी 1 आ गया, माइनस में वी स्क्वायर मेरे पास में कितना है, वी की स्पीड आप लोगों को दी हुई है कितनी है भाई, वी मेरे पास में यहां पर गिवन है दैट इज इक्वल टू कितना था भाई, यहां पर एक बार 0.95 दे रखी है इसके अंदर में, तो यहां पर आप लोग रखोगे इसको 0.95 सी, और डिवाइडेड बाय कितना करना है आपको, सी करना है भाई, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला ये बोलता है, और इन दोनों का पूरे का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। आपको अपने क्वेश्चंस के अंदर में सी इसी वैल्यू को इसी तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है, क्यों, ताकि वो इजीली यहां पर कट डाउन हो जाए। अब इस पूरे का आप स्क्वायर लो, ये पूरा रूट है भाई, यहां पर इसके अंदर में पूरा रूट ले लिया आप लोगों ने। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, यहां पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में ये जो पैरामीटर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको खोलो आप लोग 0.95, इस पूरे का होल स्क्वायर लो यहां पर, और इस पूरे का रूट लो। देखो भाई ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, अगर ये कैलकुलेशन नहीं करोगे ना तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे, और वैल्यू जो होंगी वो कुछ इसी तरीके से आप लोग के पास में गिवन होंगी। अब ये पूरा सोल्व करना, नीचे वाला पैरामीटर आप लोग सोल्व करके देखना, और जब इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 83 नैनो सेकंड यहां पर हमारे पास में आ जाएगा। यहां पर नैनो सेकंड के अंदर में क्वेश्चन था ना, तो हम चेंज करना चाहें तो कर सकते थे। कितना आता मेरे पास में 10 की पावर -9 में यहां पर लिख सकता था, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में जो ऑप्शंस हैं, जो इसके ऑप्शन मिले हैं वो सारे देखो आप नैनो सेकंड के अंदर में यहां पर दिए रखे हैं,
तो आपको इतना इसके अंदर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेन जो कंसेप्ट था देखो कितना इजी इसके अंदर में, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीजें, और ये आप लोगों ने कर दिखाया इसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूं। इसको भाई नीचे वाला पैरामीटर आप लोग इसका खोल के जरूर देखना। तीसरे क्वेश्चन के अंदर में बोल रखा है मेरे को, देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन यहां पर दिया इसने, स्पेसशिप मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि एक स्पेसशिप है वो भाई जो अर्थ, अगर इसका रेफरेंस मैं ये मान लूं जो कि 3D के अंदर में मैं मान लेता हूं, ये मेरे पास में अर्थ का रेफरेंस हो गया जिसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया, फ्रॉम अर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.6, ये 0.6 से यहां पर मूव कर रहा है, मैंने इसकी वेलोसिटी मान ली u है मेरे पास में। फायर ए रॉकेट इन द डायरेक्शन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 0.7, इसने क्या किया, ध्यान से सुनना अब इस पॉइंट को, ये अभी ये दूसरा रेफरेंस चल रहा है, ये जो था मेरे पास में, इसने इस रॉकेट ने जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में 0.6 से मूव कर रहा था, इसने अपना एक रॉकेट यहां से दाग दिया भाई, इसके रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड है 0.7 सी होगी मेरे पास। अब ये कह रहा है कि भाई मेरे को ये बताओ, आपने ये तो निकाल दिया, मुझे ये बताओ द रिलेटिव व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ। अब ये तो था स्पेसशिप और ये मेरे पास में रॉकेट, तो ये कह रहा है कि अच्छा तुमने ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे ये तो बताओ कि ये अर्थ के रेफरेंस में किससे मूव कर रहा होगा, अर्थ के रेफरेंस में किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, उसके अंदर में किस वेलोसिटी से यहां पर वो मूव कर रहा होगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है जब भी आपके पास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन आते हैं। फिर से समझाता हूं मैं, इसने ये कहा कि भाई मेरे पास में जो अर्थ थी, अर्थ की यहां पर है, इसके रिस्पेक्ट में एक स्पेसशिप है वो मूव कर रहा है, यहां पर दे रखा है ना स्पेसशिप मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 0.6 सी मेरे पास में, जिसको हमने यू मान लिया। और दूसरा, इसने जब रॉकेट यहां से दागा तो उसका जो वेलोसिटी था किसके रिस्पेक्ट में, इस स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में, वो था 0.7, यानी कि उसको हमने एक रेफरेंस मान लिया। अब ये कह रहा है कि इस जो मेरे पास में यहां पर गया रॉकेट गया, इसकी वेलोसिटी बताओ इसके रिस्पेक्ट में। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें बिल्कुल फॉर्मूला पता है, u दैट विल बी इक्वल टू u v डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या आएगा मेरे पास में, सॉरी यहां पर u प्लस में v आ गया मेरे पास में, यानी कि दूसरी जो वेलोसिटी थी उसकी, इसको मैं अगर u मान रहा हूं और इस वाले को v मान लेता हूं इसकी स्पीड को, तो u प्लस में v हो गया। और डिवाइड में क्या करते थे आप, 1 प्लस में u v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यही करते थे। चलो इसकी वैल्यू को रखते हैं हम यहाँ पर, इसकी हमारे पास में वेलोसिटी आ जाएगी, इसको u डैश मान लो, जो भी आपकी मर्जी हो, यहाँ पर आप उसको अज्यूम करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में रहेगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, u डैश मान लो, v मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग यहाँ पर। तो मेरे पास में वैल्यू u की कितनी है 0.6, v की मेरे पास में कितनी है 0.7, c मेरे पास में दोनों के अंदर में कॉमन है, तो c को मैं बाहर ले लेता हूं भाई। चलो अब नीचे बताओ मेरे पास में 1 प्लस में कितना जाएगा, ये यहां पर आएगा uv c स्क्वायर, तो u की वैल्यू मेरे पास में फिर से रखो 0.6 और v की वैल्यू मेरे पास में 0.7 और डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, और इनके साथ में भी c था तो यहां पर भी c स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर c लिखा है ना, c का मतलब होता है जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां पर कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको सोल्व करो जल्दी से आप लोग, जब इसको सोल्व करेंगे आप लोग, ऊपर मेरे पास में बन गया 1.3 बन गया भाई, 7 और 6 हमारे पास में 1.3 हो गया, और नीचे मेरे पास में कितना गया 1 माइनस में 0.42 आ गया। अब 1 प्लस में 0.42, इस पूरे को सोल्व करना, और पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर यही बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.92 ऑफ सी। देखो कितना खूबसूरत तरीका था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना था, वैसे फॉर्मूला याद करना था। अब क्यों हो रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इसके ऊपर में आप लोगों के पास में जाने का समय नहीं है, अब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट उनको रखो वैल्यूज को और आपके पास में आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ में, जिसके अंदर में बोला जाएगा एनर्जी को लेकर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आपके देखने को मिला था क्वेश्चन, और इस बार भी आपके चांसेस के अंदर में मिलने वाले हैं क्वेश्चन को देखने के। चलिए बात करता हूं मैं, फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया था मैंने, जब भी हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं m नॉट c स्क्वायर, ये मेरे पास में क्या होता है, रेस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, और नीचे यहां पर क्या करूंगा 1 माइनस में v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, इस पूरे का रूट माइनस में 1। चलो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर ही हमारा। अब इसको सोल्व करो, वैल्यूज को पुट करो, देखते हैं अब कैसे। तो आप इसकी वैल्यू रखो m नॉट c स्क्वायर, आप लोग को इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है भाई, ये आपको क्वेश्चन के अंदर में गिवन है 0.0511। ठीक है भाई, यहां पर हमने लिख दी। अब इंटरनली मुझे क्या करना है, ये कह रहा है कि मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.6 c, इससे मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6 c हो गया, और नीचे हमें क्या करना होगा, c से मल्टीप्लाई, c से करना पड़ेगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर ले लूं मैं यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास में, और -1 आ गया भाई, यहाँ पर ये -1 लिख दिया, c से c कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करो आप, तो आपके पास में बचेगा 0.511 बाहर आ गया, 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 36, और ये बचेगा 0.64 बचेगा अंदर में, इसका रूट
-1 और इस पूरे को सोल्व करो आप लोग, तो पूरा जब सोल्व करेंगे 511 ये है, और इस पूरे अंदर को सोल्व करोगे और जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगा, इसके जितना भी इसका होगा इसके अंदर में मल्टीप्लाई, तो आप लोग के पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.128 क्या आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही आंसर था भाई इसका। देखो कितने सिंपल थी चीजें। आप लोगों ने इतना जो इसका एक फोबिया बना रखा था ना दिमाग के अंदर में कि भाई पता नहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, 5 फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को दिए, सिर्फ 5 फॉर्मूलाज आप लोग को लगाने आने चाहिए। V कहां पर लगेगा, कैसे लगेगा, m0c² यानी कि जो मेरे पास में मास एनर्जी होगी वो कैसे मेरे को निकालनी होगी, या क्वेश्चन के अंदर में गिवन होगी, वो सारी आप लोग को यहां पर आ गई है। बस इतना सा करना है और आपके सारे जितने भी 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, आप इजीली उनको लगा लोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर में मैंने सारे कंसेप्ट आप लोग के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर कवर कर दिए। आप इस वीडियो को बड़े मजे से देखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, चाहे मेरे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, उनके भी बहुत जल्द आप लोग के लिए क्लास प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और इनके न्यूमेरिकल जो दिए हैं मैंने आप लोग को, इनको पॉज करके खुद अपने हाथ से करने की कोशिश करना। टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट आप लोग को ऑप्शन बता दिए कि भाई इसका ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, लेकिन जो हमारी क्वेश्चन की अप्रोच रही है वो क्वेश्चन की अप्रोच बिल्कुल आपको उसी तरीके से लेकर चलनी है। आपके श्योर शॉट आपके 2 नंबर इसके अंदर में क्वेश्चन एकदम सही मार्क्स आप लोग को देकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बाकी अगर कोई भी आप लोग की क्वेरी है सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कोई नया टॉपिक आप लोग को जो समझ में नहीं आ रहा हो, जो आप लोग को समझाना उसके बारे में बताइए। बाकी आप लोग को टेलीग्राम लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो नहीं जुड़े हैं वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और हमारे पास में इन फ्यूचर हमें कोई और नया टेस्ट आएगा तो उसके लिए ये 9416878402 ये नंबर है, ये आप सेव कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई भी हमारे पास में होगा नया कोर्स, अगर कुछ करेंगे इसके बारे में लॉन्च, या कोई नया हमारे पास में एग्जाम आएगा तो यहाँ पर आप लोग को इंटीमेट कर दिया जाएगा, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।